नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक फिर से न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है कि हमारा एम्पलीफायर बार बार क्यों खराब होता है, खराब होने का क्या कारण है। आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि किन वजह से एम्पलीफायर खराब होता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो उन सभी साउंड सिस्टम वाले के लिए जो लाइव का काम करते हैं या डीजे का काम करते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज तक ऐसी जानकारी कभी कोई नहीं दिया है वीडियो में, इसलिए हम पूरा फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किन किन कारणों से खराब होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे, सबसे पहले एक एक कारण के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस किस कारण है, उसके बारे में पूरे हम डिटेल से बताएंगे कि कैसे खराब होता है, उसको कैसे बचाना है और कैसे से हम कोऑपरेट करना है ताकि हमारा जो भी हम लाइव का साउंड का काम करते हैं दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है ओवर वोल्टेज, दूसरा कारण है अंडर वोल्टेज, तीसरा कारण है ओवरलोड, चौथा कारण है ओम मैचिंग और पांचवा कारण है क्लिपिंग और छठा कारण है वोल्टेज फ्लक्चुएशन और सातवां कारण है रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। इन सभी पर आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, इनको कैसे ऑपरेट करना है ताकि हमारा एम्पलीफायर सुरक्षित रहे, लॉन्ग टर्म तक चले और जो भी हम डीजे का काम या लाइव प्रोग्राम का काम करते हैं तो उसमें हमको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो और आसानी से चले। चलिए सबसे पहले जानते हैं ओवर वोल्टेज। किसी भी एम्पलीफायर को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें वोल्टेज रेंज दिया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम मान लीजिए हम उसमें कंपनी ने दिया हुआ है 240 या 250 वोल्ट। अगर इससे हम ऊपर जाएंगे 250 वोल्ट से तो हमारा एम्पलीफायर हीटिंग करेगा और इसका चैनल जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें ओवर वोल्टेज देख करके कभी नहीं चला है। ओवर वोल्टेज होने पर क्या होता है कि जो भी इसमें चैनल कंपनी ने बना करके दिया हुआ रहता है उसमें रहता है कि जो 90-090 या 120-120 जो भी सप्लाई रहता है तो उसी पे वर्किंग रेंज के लिए चैनल को बनाया जाता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उसमें कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी बढ़ाना पड़ता है। अगर मान ली कि उसमें कंपोनेंट्स की क्वालिटी या वोल्टेज जो भी लिखा हुआ है कंपनी उतना ही वोल्टेज के लिए चैनल बना होता है। अगर उसको ज़्यादा वोल्ट पर चलाने के लिए उसमें अदर कंपोनेंट्स लगाया जाता है, ज़्यादा वैल्यू का लगाया जाता है, तभी ये ओवर वोल्टेज पर काम करता है। दूसरा कारण है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज मान ली कि कोई भी कंपनी हमको मिनिमम 180 वोल्ट तक चलाने के लिए कहा है तो 180 वोल्ट तक ही चलाएं, नीचे में नहीं जाए। अगर नीचे में जाने से क्या होता है कि जैसे 180 वोल्ट से नीचे जाते हैं तो उसका इनपुट में जो सॉफ्ट स्टार्टर का रिले रहता है वो बंद होने लगता है और बार बार बंद चालू होने की वजह से ये चैनल जल्दी ही ख़राब हो जाता है और उसमें सॉफ्ट स्टार्टर में जो एनटीसी लगा हुआ वो भी फट जाता है और रिले भी जल जाता है, जिसके कारण एम्पलीफायर भी खराब हो जाता है। उसके कारण अगला कारण है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब है कि हमारा एम्पलीफायर का मान लीजिए कि उसमें फोरम पर अगर वो 4000 वाट देता है या 2000 वाट देता है या 1000 वाट देता है तो उससे अगर हम ज़्यादा वाटेज डाल देंगे तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। क्या होता है कि अभी जो भी हम स्पीकर चलाते हैं तो यहाँ से जो भी पावर निकलता है तो स्पीकर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण उधर से वापस रिटर्निंग करंट आता है तो एम्पलीफायर को झेलना पड़ता है और उसी में क्या होता है कि ज़्यादा वाटेज का स्पीकर लगाते हैं तो उधर से वापस करंट आने के बाद स्पीकर एम्पलीफायर को झेलना पड़ता है, जिससे एम्पलीफायर हीटिंग होता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जो भी एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ है, जो भी एम्पलीफायर का आउटपुट वाटेज लिखा हुआ है उसके बराबर में रखें या अथवा एम्पलीफायर से थोड़ा वाटेज कम भी रखें तो ये बेहतर रहेगा। अगला कारण है ओम मैचिंग। अगर किसी भी एम्पलीफायर में 8 ओम और 4 ओम पर दिया हुआ है तो आप अगर उसे स्पीकर को पैरेलल में करके चलाते हैं, जिसे एक टॉप का जो हमारा है उसमें 2 स्पीकर लगा हुआ है और उसका इम्पीडेंस है एक स्पीकर का 8 ओम, तो दोनों को हम इसको यहाँ पर बनाएंगे तो ये 4 ओम बनेगा। वैसे ही एक टॉप हम और ले लिए हैं, इसका भी हम मैचिंग करेंगे तो 2 स्पीकर लगा हुआ है तो इसका भी वो मैचिंग करेंगे तो इसका भी 4 ओम बनेगा और यहाँ से यहाँ दोनों को हम मैचिंग करेंगे तो देख सकते हैं ये बन जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम बना तो 2 ओम बना तो अगर एम्पलीफायर में 2 ओम स्टेबल नहीं है तो 2 ओम पर चलाएंगे तो एम्पलीफायर हीटिंग करने लगेगा, जिससे एम्पलीफायर जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो भी कंपनी डेटा शीट में लिखा हुआ है कि 4 ओम पर या 2 ओम पर या 8 ओम पर उसी तरीके से एम्पलीफायर को चलाएं और स्पीकर को मैचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अगर मैचिंग हम 4 ओम पर दिया हुआ है 1000 वाट और उसमें आप लगा दिए 2 ओम पर 1000 वाट तो पावर तो सेम हो गया, लेकिन क्या होता है कि इसका मैचिंग गलत हो गया। इसका जो भी आउटपुट का जो इम्पीडेंस है वो गलत होने के कारण एम्पलीफायर पर
लोड पड़ेगा और एम्पलीफायर का चैनल जल्दी ही ख़राब हो जाएगा और जल भी सकता है। इसलिए वाटेज मैच करने के साथ साथ आप वो मैचिंग पर भी ध्यान दें कि वो मैचिंग कैसे करें। अगर इस पर हम 4 ओम पर अगर चलाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि 4 ओम पर यहाँ पर 1000 वाट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 500 वाट के 2 स्पीकर आप लगाइएगा जिसका इम्पीडेंस 8 ओम है। तो आप 2 स्पीकर जब पैरेलल में जोड़िएगा स्पीकर को, तो यहाँ 500 मिल करके और 8 ओम इम्पीडेंस मिल करके यहाँ इम्पीडेंस हो जाएगा 4 ओम और इसका आउटपुट हो जाएगा 1000। तो इसके वाटेज भी बराबर है और ओम भी मैचिंग कर रहा है। तो इस तरीके से चलाएंगे तो एम्पलीफायर जल्दी नहीं ख़राब होगा, कभी ख़राब ही नहीं होगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा बिना हीटिंग किए हुए। इसलिए ओम मैचिंग के साथ साथ वाट मैचिंग भी ध्यान दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग साउंड वाले यही गलती करते हैं कि वाटेज तो मैच कर लेते हैं कि हमारे 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो हम 1000 वाट का लोड डाल रहे हैं, लेकिन इम्पीडेंस पर वो मैचिंग पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके चलते एम्पलीफायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, अगला है क्लिपिंग। कोई भी एम्पलीफायर को उसमें आगे देख सकते हैं जो LED का सिग्नल दिया हुआ है वो क्लिपिंग का दिया रहता है। कभी भी क्लिपिंग पर एम्पलीफायर को नहीं चलाया जिस कारण ओवर हीटिंग होता है। क्या होता है कि जो भी इसमें मैक्सिमम पावर रहता है एम्पलीफायर का उस वॉल्यूम तक चलाते हैं, जैसे ही क्लिपिंग शो करता है तो जो भी साउंड सिस्टम या लाइव का काम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पावर लेने की कोशिश करते हैं, जैसे ज़्यादा आवाज़ निकले। उसे ज़्यादा आवाज़ लेने के चक्कर में क्या करते हैं कि उसे पूरा फुल क्लिपिंग पर चलाते हैं। तो फुल क्लिपिंग में चलाने पर क्या होता है कि एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट में निकलता है करंट वो AC वेव में निकलता है। तो क्लिपिंग पर जैसे ही चलता है तो DC में सिग्नल निकलने लगता है। तो DC में सिग्नल निकलने लगता है तो क्या होता है कि उसका सिग्नल इस प्रकार निकलता है। इसमें देख सकते हैं कोई भी चैनल जो रहता है स्पेसिफिक का एम्पलीफायर का तो इस तरीके रहता है। एक A साइड में ट्रांजिस्टर लगा रहता है और दूसरे साइड में ट्रांजिस्टर भी लगा रहता है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से सिग्नल देते हैं इनपुट में क्लिपिंग पर चलाते हैं तो ऊपर में जो ग्राफ गोल निकल रहा है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से निकलने लगता है, इस तरीके से निकलने लगेगा, फिर इस तरीके से निकलने लगा। क्या होता है कि दोनों में डिस्टॉर्शन पैदा करता है। यहाँ पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा देरी तक चैनल क्या होता है कि हीटिंग करने लगता है। ऑन उसको मिनिमम 1 सेकेंड के लिए ऑन रहना चाहिए, 2 सेकेंड तक ऑन रहने लगता है, जिसके कारण चैनल जो है हीटिंग करने लगता है। और हीटिंग करके ये हमारा आगे की में टेम्परेचर सेंसिंग या मीट का या प्रोटेक्ट का LED दिखाता है, लेकिन लोग फिर भी इस पर क्लिपिंग पर चलाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा समस्या कहाँ से हो रहा है। पूरा फुल क्लिपिंग पर चलाने पर एम्पलीफायर जल्दी हीटिंग होगा और ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अगला कारण चलते हैं, देख सकते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन। कोई भी हम जनसेट पर या साधारण जनरेटर हो या लाइन पर हो तो जो भी उस पर अगर हमने वोल्टेज इसमें कोई भी एम्पलीफायर में 240 वोल्ट दिया हुआ है तो क्या होता है कि जैसे ही इस पर हम लोड डालते हैं तो लोड डालने के बाद क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो दबने की कोशिश करता है, दबता है। जितना हम लोड जाते हैं उतना ही दबता है। ये क्या होता है कि जब भी पीछे वाला पीछे से हम कोई भी पावर सोर्स देते हैं, लाइन को या जनरेटर की हो या किसी भी चीज़ का हो, तो जो पीछे से इनपुट हम पावर देते हैं तो पूरा फुल पावर नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि वोल्टेज दबने लगता है। जैसे आता है कभी 220 भी हो जाता है, 220 भी हो जाता है और 200 भी हो जाता है, कभी कभी 190 भी हो जाता है। तो सोचिए कि ये 240 से जैसे ही 190 या 200 के आसपास होगा तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, जिसके कारण एम्पलीफायर को एम्पलीफायर में क्या होता है कि रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर और चैनल को बहुत ही काम करने में इसको कठिन होता है। बार बार वोल्टेज उतार चढ़ाव रहता है तो उसका वोल्टेज फिक्स नहीं होने के कारण पावर सप्लाई भी कम ज़्यादा होता है, जिसके कारण चैनल जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कभी क्लिपिंग शो करेगा तो कभी पावर देगा तो कभी दबा दबा साउंड महसूस होगा, कभी साउंड में क्रैकिंग आएगा, इस तरीके की समस्या होती है। इसलिए पावर सोर्स का अच्छा से ध्यान रखें। जो भी हम चला रहे हैं सिस्टम पर, चाहे जनसेट पर चलाएं या लाइन पर चलाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पावर सोर्स जो भी मिल रहा है हमको कम से कम फ्लक्चुएशन होना चाहिए। मिनिमम 10 वोल्ट 20 वोल्ट तक रहेगा तो चलेगा। ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने पर क्या होता है कि एम्पलीफायर में सॉफ्ट स्टार्टर का रिले और सॉफ्ट स्टार्टर भी जलता है और पावर नहीं मिलने के कारण आउटपुट में भी पावर अच्छा नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण प्रेशर नहीं मिल पाएगा। ये भी समस्या होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। इसलिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर SMP एम्पलीफायर में रहेगा तो एम्पलीफायर जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए SMP एम्पलीफायर को चलाने के लिए रेगुलेट वोल्टेज की चाहिए आवश्यकता है, जिसमें जनसेट में देख सकते हैं AVR लगा रहता है। उसके लिए सबसे बेस्ट है SMP एम्पलीफायर के लिए।
और अगला कारण है, देख सकते हैं, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो भी हमें एम्पलीफायर हमको कंपनी दिया है उस पर देख सकते हैं डेटा शीट पर लिखा रहता है इसे 50 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक लिखा रहता है। तो क्या होता है कि जैसे हम इसमें हम इनपुट फ्रीक्वेंसी देते हैं तो क्या करते हैं कि बेस ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो बेस के लिए तो मिनिमम कम से कम 20 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज से शुरू होता है। मिनिमम 20 हर्ट्ज से लेकर के 30 हर्ट्ज कम से कम शुरू होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इसको फ्रीक्वेंसी दी, इस फ्रीक्वेंसी के लिए तो बना नहीं है एम्पलीफायर, तो जो हम इस पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर बेस वाला खोलेंगे तो क्या होता है कि इसी प्रकार से सिग्नल में आपका डिस्टॉर्शन या देख सकते हैं इंटरफेस होने लगता है। जैसे ही यहाँ से एक फेस चला यहाँ पर, तो क्या होता है सिग्नल एक क्रैकिंग करने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा। या अगर आप ऑसिलोस्कोप पर चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि किस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा एम्पलीफायर बना हुआ है। इसलिए कंपनी का डेटा शीट देखकर ही चलाएं। अगर बेस के लिए एम्पलीफायर है तो बेस पर चलाएं, टॉप के लिए एम्पलीफायर है तो टॉप के लिए चलाएं। अगर एम्पलीफायर खरीदें कि हमारा बेस के लिए है कि टॉप के लिए है, तभी ये अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, तभी हमारा साउंड भी अच्छा मिल पाएगा। नहीं तो अगर बेस वाला एम्पलीफायर ले लेंगे, अगर टॉप पर चलाएंगे अच्छे से मिड मिल पाएगा और ना ही हाई मिल पाएगा, जिसके कारण उसका क्वालिटी ख़राब होता है। जिससे हम क्या करते हैं कि एम्पलीफायर से अधिक मात्रा में उसका गेन खोलते हैं, मिड खोलते हैं, एचएफ खोलते हैं, तो अधिक मात्रा में डिस्टॉर्शन भी पैदा होता है जिसका साउंड भी नहीं मिल पाएगा और आपका क्लैरिटी में नहीं बन पाएगा। और एम्पलीफायर को जो एम्पलीफायर जो काम के लिए बना ही नहीं है उसको अगर हम काम कराएंगे तो हीटिंग होगा, जिसके कारण ये समस्या होगा और एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बेस चलाना है तो बेस का ही एम्पलीफायर लें, टॉप चलाना है तो टॉप का ही एम्पलीफायर लें। और इसमें एक चीज़ छूट गया था जिसमें 8वां कारण है, वो है जो इनपुट में किसी भी एम्पलीफायर का देते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है। जो इनपुट में एक 8वां कारण है फ्रीक्वेंसी। जो इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट के साथ साथ उस पर फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है। इनपुट में जो एम्पलीफायर का होता है उसका वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है, देख सकते हैं उसमें 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। इस पर भी रहने से बहुत प्रभाव पड़ता है एम्पलीफायर पर। अब बताते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी अगर नीचे ऊपर अगर इनपुट सिग्नल में जो जनसेट या लाइन से आता है तो फ्रीक्वेंसी अगर कम ज़्यादा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या होता है कि जैसे हम इस पर 50 हर्ट्ज का सिग्नल देते हैं तो जैसे इनपुट में जो उसका रेक्टिफायर लगा रहता है वो 50 हर्ट्ज के लिए ही काम करने के लिए लगा रहता है। अगर इससे ज़्यादा हम सिग्नल दे देंगे तो एम्पलीफायर अच्छे से सर्किट को एसी वोल्टेज को फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज के लिए बना रहता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 60 हर्ट्ज का रहता है। अगर 60 हर्ट्ज से हम ऊपर के अगर ज़्यादा इस पर दे देंगे तो एम्पलीफायर को अधिक मात्रा में कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा एसी लाइन, और वो कुछ डीसी की जगह एसी भी भेज देगा और कैपेसिटर में फिल्ट्रेशन कर पाएगा, जिसके कारण हमारा चैनल खराब हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम रहे तो भी समस्या है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहे तो भी समस्या है। कोशिश करें कि 50 से 47 हर्ट्ज से लेकर के 47-48 हर्ट्ज से लेकर के 52 हर्ट्ज के बीच में रखें फ्रीक्वेंसी, तो आपका एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा तरीका से काम करेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसलिए इनपुट वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं हो, तभी एम्पलीफायर अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। हमने आज एम्पलीफायर के बारे में बताया कि एम्पलीफायर हमारे किन किन कारणों से ख़राब होता है, इसको कैसे हमको ऑपरेट करना है, कैसे बचाना है, इन सब के बारे में आज हम वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपना राय दें। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आप लोग को अच्छे से नॉलेज हो और अच्छे से ऑपरेट कर पाएँ, क्योंकि सभी साउंड सिस्टम अपना एम्पलीफायर ले लेते हैं और उनका चल नहीं पाता। रीजन है उनका इन सभी कारणों के बारे में पता नहीं रहता और गलत तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण एम्पलीफायर जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए इन बातों का ध्यान दें और अच्छे से एम्पलीफायर को देख करके ही खरीदें। और जो भी हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है उस पर आप ध्यान दें तो एम्पलीफायर आपका जल्दी नहीं खराब है और लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लॉन्ग समय तक चलेगा। और किसी भी प्रोग्राम को या डीजे का काम हो या लाइव का काम हो आप अच्छे से उसको निकाल पाएंगे। अगला वीडियो रहेगा स्पीकर पर कि स्पीकर हमारा कैसे ख़राब होता है। हम एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि स्पीकर कैसे ख़राब होता है, एम्पलीफायर कैसे ख़राब होता है, उसको एचएफ कैसे ख़राब होता है, सभी के बारे में हम डिटेल पे वीडियो लाएंगे कैसे इसको चलाना है ताकि अच्छे से चल पाए और अच्छे से हम अपना काम निकाल पाएँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।